हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा सेशन है वो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। जो बच्चे इस बार 10th में गए हैं और जिनका फाइनल पेपर है उससे संबंधित मैं ये सेशन लेकर के आ रहा हूँ। इस सेशन में मैं NCERT का जितना भी प्रश्न है वो देखूँगा, साथ ही मैं आपको पृष्ठ संख्या भी बताते जाऊँगा ताकि आप उस पेज पे अपने NCERT बुक में खोज करके उसे अच्छे से आप पढ़ लेंगे, अभ्यास कर लेंगे। क्योंकि आपका जो बोर्ड का फाइनल पेपर होगा स्टूडेंट्स, वो उनमें सारे प्रश्न जो है NCERT बुक से ही स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी अहम होगा। इस सेशन में मैं टोटल जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स और SST लगभग 4 सब्जेक्ट का मैं टोटल NCERT प्रश्न लेकर के आऊँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके। तो आज का जो हमारा सेशन है वो काफ़ी अहम सेशन है स्टूडेंट्स। फिजिक्स का हमारा फर्स्ट यूनिट है जिसमें बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। साथ ही साथ आपको मैं ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी करा दूंगा। तो चलते हैं, आज का हमारा जो पृष्ठ संख्या NCERT बुक पे 185 पेज पे है उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। फिर उसके बाद जो प्रश्न है उसे भी मैं स्टूडेंट्स देखूंगा। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है और ये काफ़ी अहम प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। ये प्रश्न आपको 2 मार्क्स में लगभग पूछा ही जाता है स्टूडेंट्स। तो याद रखेंगे किस दर्पण के बारे में कर रहा है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। इसी बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है या कहते हैं। आइए इसको एक फिगर के द्वारा मैं दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये हमारा प्रिंसिपल लाइन है, ये हो गया P और ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। तो ये हमारा ध्रुव यानी पोल और वक्रता केंद्र, इसके बीच में जो ये बिंदु है इस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। और जितनी भी आपतित किरणें होती है इंसिडेंट होने के बाद या आने के बाद जो परावर्तित होती है वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यही हमारा कहलाता है क्या, मुख्य फोकस। स्टूडेंट्स तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आपतित किरणें परावर्तन के बाद पोल और वक्रता केंद्र के बीच में एक बिंदु से गुजरती है, उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस टाइप का भी आपको प्रश्न पूछा ही जाएगा एग्जाम में। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न ही एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। ये NCERT बुक में पेज नंबर 185 पे ये सारे प्रश्न दिया गया है। तो इसे तो आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि NCERT के जो प्रश्न होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, उठा करके सीधे पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो आइए प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन यानी दिया गया है। हिंदी में लिख रहा है तो लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले हम, वक्रता त्रिज्या यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको प्रश्न में R दे दिया है। अब कह रहा है कि फोकस बताइए, इक्वल टू व्हाट। आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, R/2। तो F हमारा कितना दिया हुआ है, सॉरी R कितना दिया हुआ है, 20/2 काट लेंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे हम, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी,
10 सेंटीमीटर होगी। देखिए कितना आसान प्रश्न है, आपको आसानी से इसमें 2 मार्क्स मिल जाएगा। स्टूडेंट्स चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित बिंब बना सके, प्रतिबिंब बना सके। यानी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, तो सीधा और आवर्धित अगर बना ले तो उस दर्पण का नाम क्या होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। अवतल दर्पण, यानी उस दर्पण का नाम क्या है, अवतल दर्पण, जो क्या करता है, वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। जब अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित होता है। आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा बनता है। जैसे ये हमारा क्या हो गया, एक मिरर है, ये पोल हो गया, ये एफ हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव, ये ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में यहाँ अगर आप रखते हैं किसी वस्तु को, तो ये क्या करेगा कि जो भी वस्तु का साइज है उससे बड़ा। आवर्धित मतलब होता है कि जो उसका वास्तविक साइज है उस वास्तविक साइज से क्या बनाएगा, बड़ा बनाएगा। यानी इस किसी वस्तु का वास्तविक साइज 5 सेंटीमीटर है तो इससे इंक्रीज कर लेगा, हो सकता है 6 सेंटीमीटर बना दे, 5.5 बना दे, यानी उससे बड़ा बनाएगा। इसमें एक चीज़ आप और याद रखेंगे कि वस्तु जितना गुना बड़ा होता है उसका आवर्धन उतना ही होता है। जैसे हम कहेंगे किसी प्रश्न में कि वस्तु जो है ना 3 गुना, वस्तु से जो इमेज बना है वो 3 गुना बड़ा है, तो जो 3 गुना बड़ा है ना, 3 गुना, तो यहाँ हमारा हो जाएगा मैग्नीफिकेशन इससे कितना, 3। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में और आपके लिए बेहतर भी रहेगा इसे जान लेंगे। तो आवर्धित का मतलब किसी वस्तु के वास्तविक आकार, यानी जो वास्तविक आकार को बदले बिना उसको अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाना, यानी जो उसका आकार है उससे बड़ा दिखा देना ही क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। वस्तु जितना गुना बड़ा होगा उसका आवर्धन उतना ही क्या होगा, उतना ही आवर्धन होगा। यानी 3 गुना है तो 3 होगा, 4 गुना है तो 4 होगा, 5 गुना है तो 5 होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। ये प्रश्न भी क्वेश्चन नंबर 4 है और कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन बच्चे देख रहे होंगे तो वो ज़रूर इस प्रश्न से रूबरू होंगे। वैसे मैं प्रीवियस सेशन एक आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा, उसमें भी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स कह रहा है कि हम वाहनों में, जो भी वाहन होते हैं, उत्तल दर्पण को वरीयता देते क्यों देते हैं, यानी अब उत्तल दर्पण को जो है वरीयता क्यों देते हैं, साइड मिरर के रूप में। यानी कोई व्हीकल है उसमें जो देखते होंगे आप लोग कि पीछे में एक दर्पण लगा रहता है, जो दर्पण का नाम होता है उत्तल दर्पण। तो वही कह रहा है कि उत्तल दर्पण को वरीयता क्यों दिया जाता है, साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर मतलब दर्पण के जो भी पीछे का जो होता है, जैसे हम खड़े हैं और हम बाइक चला रहे हैं, तो हमारे पीछे से जो भी वाहन आते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आते हैं, उसे देखने के लिए हम लोग वरीयता देते हैं। किस दर्पण को, उत्तल दर्पण को। तो वही प्रश्न हमें पूछ रहा है कि ऐसा क्यों करते हैं, उत्तल दर्पण को ही वरीयता क्यों दी जाती है, इसके अलावा कोई और दर्पण क्यों नहीं लगाया जाता है। सारे बच्चे जानते होंगे, बाइक में हो या फिर 4 व्हीलर हो, किसी में देखे हो कि साइड में एक मिरर लगा रहता है जो हमें पीछे से आने वाले ऑब्जेक्ट की प्रतिबिंब उसमें दिखाई देती है। तो उसमें उत्तल दर्पण को ही वरीयता क्यों देती है। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण को वरीयता यानी प्राथमिकता इसलिए देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। अब उत्तल दर्पण का काम क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है ना उसका इमेज बनाया कैसा, बिल्कुल सीधा बनाएगा, जैसे है वैसे बना देगा। वह छोटा होता है। अब ये हमारा उत्तल दर्पण है तो ये जो इमेज बनाएगा ना, तो ये बड़ा वस्तु से इतना बड़ा है तो इसको इतना छोटा बना देगा।
छोटा बनाता है। इससे क्या होता है कि इस दर्पण में ज़्यादा ऑब्जेक्ट का क्या होता है, इसमें इमेज एडजस्ट हो जाता है और बन जाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं, अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। बात सही है कि अगर दर्पण में छोटा छोटा इमेज बनेगा, जो ड्राइवर के पीछे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं तो ज़्यादा है, इतना बड़ा बनेगा तो ज़्यादा एरिया ये कवर करेगा और हम देख लेंगे कि हमारे पीछे पीछे कितने वाहन हैं, क्या आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अगर एक ही इमेज क्या करते हैं बड़ा सा बना दे, देख पता चला कि एगो साइकिल आ रहे, पूरे साइकिल का इमेज बना दे, पता चला कि बाद में ट्रक आकर के हमको ठोक देगा। तो इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करके उनका इमेज हमें छोटे छोटे और सीधा बिल्कुल बना करके हमें दे देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पीछे कौन से ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर एक बार देख लेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। अगला प्रश्न जो मैंने उठाया है वो पृष्ठ संख्या 188 से है। आप NCERT के बुक में जा कर के देखेंगे, उसमें पृष्ठ संख्या 188 पे आपको ये पहला प्रश्न मिल जाएगा। ये प्रश्न कर रहा है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी बता दीजिए कितना होगा जिनकी वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब क्या हुआ, आर। यहाँ पर लिख लेंगे वक्रता त्रिज्या R इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी इज इक्वल टू वॉट, फोकस दूरी f होता है, आप लोग जानते हैं। तो f इज इक्वल टू फार्मूला आप लोगों को पता होगा, क्या होता है, R/2 पढ़े होंगे। ये बहुत बार ये प्रश्न सत्यापित करने के लिए भी कहता है कि बताइए R इज इक्वल टू 2F या F इज इक्वल टू R/2। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया होगा। इसका मैं बना करके आप लोगों को अलग से एक वीडियो दे दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। चलते हैं पहले इस प्रश्न को पूरा कर लेते हैं। तो R का वैल्यू देख रहे हैं कितना है, 32/2 काट लेंगे। काटने के बाद हमें मिल जाएगा कितना, 16 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है। चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ। ये सारे प्रश्न जो अब मैं बता रहा हूँ वो पेज नंबर 188 पर आप देख सकते हैं, आपके NCERT बुक में है ये सारे प्रश्न। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया प्रश्न कह रहा है, कोई अवतल दर्पण, यहाँ पे आमने सामने नहीं हुआ, के सामने, ये गलत टाइपिंग हो गया, के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित। इससे पहले मैं आपको बता दिया हूँ कि आवर्धन में कहे 3 टाइम्स यानी 3 गुना तो m इक्वल टू 3 लिख लेंगे, कहे 5 गुना तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो इस प्रश्न में देख रहे हैं, जो बच्चे हमारा वीडियो शुरू से देखते आ रहे होंगे उसे स्पष्ट पता होगा कि कह रहा 3 गुना आवर्धित, मतलब इसका क्या कह रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, कह रहा प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से कितने दूरी पर स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये,
आइए इसको देख लेते हैं अब हम। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, यानी दिया गया है, दिया गया है। देखिए इस प्रश्न में क्या दिया गया है, कर है 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा है, कोई वस्तु रखा है ना, तो वस्तु की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, यू कहते हैं। यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। इसमें लगा देंगे क्या, चिन्ह परिपाटी का नियम, तो कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए यहाँ प्रश्न करा 3 गुना, कितना करा, 3 गुना, यानी इसका आवर्धन मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। अब माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस प्रश्न में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये क्या है, वास्तविक है। प्रतिबिंब इसका क्या है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, चूँकि ये वास्तविक प्रतिबिंब है। कौन सा प्रतिबिंब है, वास्तविक, वास्तविक इसका इमेज है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा। और आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे एक फार्मूला m इज इक्वल टू -v/u, सारे बच्चे ये प्रश्न पढ़े ही होंगे। आइए अब इसका वैल्यू फटाफट डाल देते हैं। m का वैल्यू कितना है, -3, यहाँ लिख लेंगे हम -3 इज इक्वल टू माइनस, v का वैल्यू कितना है, देखिए v निकालना है हमें, u कितना है, जल्दी बताइए कितना हो जाएगा, -10। देखिए माइनस से माइनस कट गया, ये नीचे तो कहाँ जाएगा, ऊपर, 3 गुने 10 इज इक्वल टू v। v क्या होता है आपका, प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पर लिख लेंगे हम v इज इक्वल टू -30। अब यहाँ पर आराम से आप लोग लिख लें, प्रतिबिंब की दूरी भी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब बहुत सारे बच्चे का प्रश्न होगा कि यहाँ पर -30 था सर, आप 30 क्यों लिखे, क्योंकि इसमें साइन कन्वेंशन लगा हुआ है, यानी चिन्ह परिपाटी का नियम लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये साइन हटा करके इसको क्या लिखेंगे हम, 30 सेंटीमीटर। जब भी इसी प्रश्न को अगर हमको बनाना होगा जैसे न्यूमेरिकल में, तो v इक्वल टू -30 लिखेंगे। वैसे मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें सिर्फ मैं बात करूंगा कि इस पर चिन्ह परिपाटी के नियम से, यानी कहाँ माइनस होगा, कहाँ प्लस होगा, कहाँ वास्तविक प्रतिबिंब है तो क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब है तो क्या होगा, इस पे मैं रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है पेज नंबर 194 NCERT, इसी बुक से लिया गया प्रश्न है, पेज नंबर 194। सारे स्टूडेंट्स से हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग एक बार NCERT बुक को खोल के ज़रूर देखें। आप जो भी बुक पढ़ते होंगे उसमें देखे होइएगा एक चीज़ लिखा होगा NCERT बेस्ड, तो आपका जो सिलेबस है स्टूडेंट्स वो NCERT बुक ही है, मेन बुक आपका यही है। इसी बुक से बहुत सारे प्रश्न, क्या सारे प्रश्न ही इसी से पूछे जाते हैं, इसलिए आप NCERT बुक का कम से कम प्रश्न तो देख ही लें, और इस संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो भी आप जरूर देख लेंगे। तो इस सेशन में मैं आपको NCERT प्रश्न में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न को कवर कराऊंगा। शाम में 8 बजे मैं वीडियो लेकर के रोज़ आऊँगा आपके लिए, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर भी कर दें, क्योंकि आपका एक शेयर दूसरे स्टूडेंट के लिए वरदान साबित हो सकता है, इसलिए आप इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट करें ताकि मुझे अगला वीडियो और ऊर्जा के साथ लाने की शक्ति मिले। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न कर रहा है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यानी वायु से गुजरती हुई क्या है, एक किरण है जो वायु से कहाँ आती है, जल में प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा दूर हटेगी, बताइए।
मैं इसको एक डायग्राम की मदद से आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इसे प्रश्न को अच्छे से समझें। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है। ये एक लाइन हमारा हो गया और इसे कहेंगे नॉर्मल। ठीक, अब प्रश्न कह रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण आ रहा है, यानी एक प्रकाश का ऐसे वायु से क्या आ रहा है, किरण आ रहा है। वो किरण कह रहा है कि अभिलंब, ये जो हमारा नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है अभिलंब, इसके करीब आएगा या इससे दूर हटेगा। तो इसका सबसे पहले नियम जान लीजिए, उसके बाद ये जो पोर्शन है ना आपका, ये है वायु यानी ये हवा है, और ये प्रवेश कहाँ करेगा, पानी, यानी नीचे क्या है, पानी है। यानी कोई प्रकाश का एक किरण हवा से तैरता हुआ कहाँ जा रहा है, देख रहे हैं कि ये पानी में आ गया है। तो इस सिचुएशन में यानी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या होगा। आइए इस प्रश्न को और अच्छे से आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी मतलब यहाँ से ये जो आएगा ना तो फिर ये ऐसे गुजर जाएगा, यानी ये किधर बेंड हो रहा है, अभिलंब की ओर बेंड हो रहा है। अब ये बेंड हो क्यों रहा है, इस नियम को पहले जान लीजिए, उसके बाद इस प्रश्न को मैं हल करने का प्रयास करूंगा। तो एक नियम है, जब, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये नियम है। अब देखिए प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, क्यों मुड़ेगी, प्रकाश की किरण वायु जो एक विरल माध्यम है, ये वायु है, हवा है, क्या विरल माध्यम है, यहाँ लिख लेंगे विरल, विरल माध्यम है। जल जो वायु की तुलना में सघन माध्यम है, वायु के तुलना में ये कौन माध्यम है, सघन माध्यम है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में प्रकाश अभिलंब की ओर झुकेगी। जैसे इस नियम के अनुसार, ये नियम क्या कह रहा है कि जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाते हैं, यानी मुड़ जाती है। जैसे अगर देखते तो ये लाइट का जो, सॉरी, प्रकाश का जो किरण है वो इस तरह जाता, लेकिन उस तरह ना जा करके ये इधर की ओर बेंड हो गया। तो ये प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी था स्टूडेंट, इसे नोट डाउन कर लेंगे आप, या नहीं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, यानी कितनी है, यानी प्रकाश दिख रहे हैं कांच से चल करके एक दूसरे माध्यम जो कहाँ गया है,
प्रश्न है कि जो प्रकाश है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, तो करेक्ट कर लेंगे आप लोग, कि प्रकाश वायु से चलकर कांच में प्रवेश किया है। थोड़ा सा इसे आप करेक्ट कर लेंगे। प्रकाश वायु से चलकर किसमें प्रवेश किया है? कांच में। तो कह रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा। बहुत आसान प्रश्न है और इसे आप बना भी सकते थे। इसे 5 मार्क्स में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, वही जो जितना हमें गिवन किया गया वह गिवन कर लेंगे। दिया गया है क्या, सबसे पहले उसे नोट डाउन कर लूँगा मैं। सॉल्व। क्या दे रखा है प्रश्न में, देखिए कि सबसे पहले कर है अपवर्तनांक। नहीं, अपवर्तनांक इस प्रश्न में हमें दे दिया है। अच्छा किया अपवर्तनांक दे दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर अपवर्तनांक इज इक्वल टू 1.5। 1.50 डिसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है स्टूडेंट्स, उसे नहीं लिखेंगे हम। निर्वात में प्रकाश की चाल दे दिया है, ये भी लिख लेंगे। प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल, जो लिखना हो आप अपने अनुकूल लिख सकते हैं। लिख लेंगे यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो गया। अब हमको पूछ रहा है इस प्रश्न में कि कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा। यानी एक मीडियम जो हमारा था हवा में तो दे दिया है, लेकिन दूसरे माध्यम क्या है हमारा, कांच में प्रकाश की चाल। यहाँ पर लिख लेंगे कांच में प्रकाश की चाल इज इक्वल टू व्हाट। अपवर्तनांक का यहाँ से फार्मूला लगा लेंगे। अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, इसे आप वैल्यू CT1 कह सकते हैं, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये 2 हो जाएगा। तो प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल हमारा ये है, सेकेंड माध्यम में प्रकाश की चाल हमें नहीं दिया है, तो V2 हम निकाल लेंगे। अपवर्तनांक प्रश्न में दे दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.5 इज इक्वल टू V1, यानी पहली माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए आप इसमें दिया है या नहीं दिया है, तो आप अच्छे से देख रहे होंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल इन्होंने दे रखा है, तो यहाँ से लिख लेंगे हम। कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय 2। ये इधर गुना में ले आएंगे, तो 1.5 × V2 इज इक्वल टू 3 × 10⁸। अब ये ऊपर है तो आ जाएगा नीचे, V2 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ बाय 1.5। इसको अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इस पॉइंट को हटा लेंगे, ऊपर पे हमको कितना देना पड़ेगा, 10 देना पड़ेगा। 5 से काटेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 3 कट गया, बचा कितना, ये 2 बच गया। तो 2 × यहाँ पर 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देख लीजिए यहाँ पर कि कांच में जो है प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा प्रश्न था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न भी पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीटेड हुआ है, इसे भी स्टूडेंट्स आप देख लेंगे और इसे अच्छे से अपने नोट्स बुक में नोट कर लेंगे। आइए इस कथन का देखते हैं क्या अभिप्राय है।
आंसर इसका लिख लेंगे, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का अभिप्राय यह है कि हीरा का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है। प्रकाशिक घनत्व के बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। प्रकाशिक घनत्व का मतलब समझें कि वह गुण होता है जिससे किसी माध्यम या उस पदार्थ की क्षमता जिससे वह गुजरने वाली प्रकाश की तीव्रता को कम कर देता हो, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक घनत्व कहा जाता है। इसे आप समझ लिए होंगे। एक बार और मैं रिपीटेड कर दे रहा हूँ कि किसी में क्या होता है, गुण होता है, किसी माध्यम या उस पदार्थ की क्षमता, यानी उस पदार्थ में एक क्षमता होगा जिससे वह अपने से होकर गुजरने वाले प्रकाश की तीव्रता को क्या करेगा, कम कर देगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें किसी प्रकार का कोई पावर होगा, इससे होकर के हमारा क्या गुजरेगा, प्रकाश गुजरेगा। नहीं, अब इससे जो प्रकाश गुजरेगा तो इसकी जो तीव्रता है ना, उसको क्या करेगा, ये कम कर देगा, उसकी तीव्रता को कम कर देगा। यही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाशिक घनत्व कहलाता है। जिससे यह एक कठोर पदार्थ है, जिससे यह क्या होता है, एक कठोर है। कठोरता आप लोग समझते ही होंगे, कठोर पदार्थ है। इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। वैसे भी इससे जो भी प्रकाश गुजरता है उसकी तीव्रता को ये क्या करता है, कम कर देता है, क्योंकि यह प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है। इसके कारण वह उसकी तीव्रता को कम कर देता है। ये प्रश्न बहुत अच्छा था, इससे आप स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा है वो पेज नंबर 203 से है, NCERT के बुक से। पेज नंबर कितना से, 203 से है। आप सारे बच्चे से हमारा रिक्वेस्ट है कि मैं पेज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपना NCERT बुक खोल करके प्रश्न को वहाँ से मिला लेंगे और उसकी तैयारी अच्छे से कर लें, क्योंकि ये प्रश्न NCERT के बुक का है, जो आपका मेन बुक है। इसी से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को तो लिख के रख लीजिए, ये प्रश्न आपको आएगा ही आएगा। ये प्रश्न लगभग हर साल पूछा जाता है, यहाँ तक कि कई कंपटीशन में भी ये प्रश्न पूछा गया है। किसी लेंस की एक डायाफ्टर क्षमता को परिभाषित करें। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। समझिए कि इसे आप अगर फिजिक्स में ये सब प्रश्न नहीं आपको पता है तो यकीन मानिए आप फिजिक्स नहीं पढ़े हैं। आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी लेंस की एक डायाफ्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। आप लोगों को बता दूं कि इस सेशन के साथ साथ हमारा एक सेशन बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें आपकी जो तैयारी है वो इम्पोर्टेंट नोट्स से मैं आप लोगों को तैयारी करवा दूंगा, जिससे आपकी तैयारी में कोई भी कमियां नहीं रहेगी। साथ ही ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको कराऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर देंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कर रहा है किसी लेंस की एक डायाफ्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। फटाफट इसे परिभाषित कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, कितना है, 1 मीटर है, तो इसे लेंस की एक डायाफ्टर क्षमता कहते हैं। सिंपल सा एक लाइन का आंसर है कि एक डायाफ्टर मतलब कि उस लेंस की फोकस दूरी भी कितना होगा, 1 मीटर होगा। क्योंकि पावर ऑफ लेंस आप लोग पढ़े होइएगा, जितने बच्चे उसे पता होगा कि लेंस की क्षमता क्या होता है। वैसे इस संबंधित में जब मैं आप लोगों को स्पेशल नोट्स की तैयारी कराऊंगा तो एक एक पॉइंट को अच्छे से सिंप्लीफाई करूंगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं अभी शॉर्ट में चलूंगा। और यहाँ इतना समझ लें कि लेंस की क्षमता एक डायाफ्टर कह रहा है, तो आप सीधा समझेंगे क्या
कि उस लेंस की बात कर रहा है जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को थोड़ा और समझा दे रहा हूँ कि P = 1/f होता है। अगर आपको ये कह दे कि किसी लेंस की क्षमता जो है वो 2 डायाफ्टर है, कितना है, 2 डायाफ्टर है, तो इसका जो है फोकस दूरी यानी उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। प्रश्न थोड़ा सा लंबा है। ये प्रश्न आपको 6 मार्क्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आज इस प्रश्न को भी आपको हम बिल्कुल आसान तरीके से बता देंगे। कह रहा है कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि लेंस का बात कर रहा है। वो लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। एक ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट क्या, सुई है, उसका जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक बना है। वास्तविक के साथ क्या है, उल्टा है। साथ ही लेंस जो है उस लेंस से कितनी दूरी पर इसको रखा गया है वो भी कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बना है, तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बना है। यानी वस्तु पता नहीं कहाँ है। प्रतिबिंब के बारे में कहा है तो लिख लेंगे सॉल्व। प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, v होता है। v = 50 सेंटीमीटर हमारा हो गया। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। उत्तल लेंस के सामने रखी गई है, तो ये उत्तल लेंस के सामने रखा गया। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, यानी उसकी जो ऊंचाई जितना वस्तु है उतनी ही ऊंचाई का उसका प्रतिबिंब भी बना है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता बाद में ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बात यहाँ कर लेते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट का जो हाइट है और उसके साथ साथ जो प्रतिबिंब बना है उसका हाइट है, दोनों हाइट क्या है, बराबर है। तो लिख लेंगे वस्तु की ऊंचाई तो वस्तु की ऊंचाई मान लेते हैं h1 है। उसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई, मान लेते हैं क्या है, h2 है। प्रश्न को फिर से एक बार यहाँ से देखिए। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, तो ऑब्वियसली है कि दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे h1 बराबर h2। अब जब दोनों बराबर है तो इजीली इसका मैग्नीफिकेशन हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इसको इरेज कर लेंगे। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, m = h1/h2 = v/u। सारे बच्चे फिजिक्स में इसे पढ़े होंगे और आप लोग इसे जानते भी अच्छे तरह से होंगे। तो इसको यहाँ से ऐसे करके इसे हम यहाँ पर रख लेंगे। अब एक चीज़ इसमें और देखेंगे कि कह रहा है यहाँ पर वास्तविक है। क्या है, वास्तविक है। एक प्रश्न मैंने अभी भी आप लोगों को बताया है, अगर शुरू से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि वास्तविक में मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हमारा ऋणात्मक होता है। तो सबसे पहले इसका मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे, यानी m निकाल लेंगे। तो दोनों कह रहा है कि इक्वल ही है, तो -h1/h2
इज इजकल टू माइनस H1 बाई, देखिए H2 का वैल्यू भी यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए अच्छा से H2 का वैल्यू क्या है H1, ये वैल्यू पुट कर लेंगे हम यहाँ से। अब H1 ये कट जाएगा तो 1, m इज इजकल टू 1, इसका मैग्नीफिकेशन कितना निकल गया -1। अब यहाँ से ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे हम और ये आसानी से बनेगा। अब यहाँ से m इज इजकल टू फार्मूला लगा लेंगे, क्या होता है हमारा v बाई u। m कितना हमारा है -1, v बताइए कितना है इस प्रश्न में दिया हुआ, अच्छे से मैंने शुरू में ही इसे लिख दिया, कितना है 50 है, यहाँ पर देखे होंगे यहाँ पर 50 है बाई u, इसे क्रॉस गुना कर लेंगे तो -u इज इजकल टू 50, इसे u पढ़िएगा तो हमारा u इज इजकल टू -50। आप जानते हैं कि वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है ऋणात्मक। अब हम चलेंगे लेंस फार्मूला से। लेंस फार्मूला क्या कहता है आपको पता होगा, क्योंकि जब भी हमें कह रहा है लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस 1/f, और जब तक हमें f मिलेगा नहीं तब तक पावर ऑफ लेंस निकाल ही नहीं सकते हैं। इसलिए अब हम क्या करेंगे, जब हमको u मिल गया है, यहाँ से v मिल गया, तो f तो निकाल ही सकती हैं, कहाँ से, तो लेंस फार्मूला यहाँ से लगा लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या होता है 1/f इज इजकल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इजकल टू 1/v, v का वैल्यू यहाँ देखिए निकाल के रखे हुए कितना है, यहाँ पर v 50, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम 50 यानी 50, माइनस 1/u, u का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं निकाल के यहाँ पर रखे हुए कितना है -50, तो माइनस और ये माइनस प्लस 1/50। अब इसका क्या कर लेंगे एलसीएम, 1/f इज इजकल टू एलसीएम 50, 1 + 1, 1/f इज इजकल टू 2/50, इसको काट लेंगे 25, 1/f इज इजकल टू 1/25, इसको अब क्रॉस गुना कर लेंगे, ये इससे और ये इस तरफ, ये हो जाएगा f इज इजकल टू 25 सेंटीमीटर। अब हमको पावर ऑफ लेंस निकालना है, तो पावर ऑफ लेंस सेंटीमीटर में नहीं निकलता है, उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो f इज इजकल टू 25/100, ये हो गया मीटर, f इज इजकल टू 0.25। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1/f, 1/f कितना है 0.25, 1/25 डिसिमल हटा लेंगे तो 100, ये हो जाएगा काट के कितना 4, इसलिए P इक्वल टू 4 डायऑप्टर, ये आंसर हमारा हो गया। तो ये न्यूमेरिकल था, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यानी फोकस दूरी दे दिया है, लिखेंगे सॉल्व, f इज इजकल टू 2 मीटर, पावर निकालना है, पावर ऑफ लेंस इजकल टू 1/f, 1/2, 1/2 हो गया। प्रश्न में एक चीज़ यहाँ पर और देखेंगे अच्छे से, तो कह रहा है कि लेंस कौन सा है, तो अवतल लेंस है। याद रखेंगे कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है
वो क्या होता है, ऋणात्मक यानी माइनस में होता है। तो ये भी हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। आप लोगों को इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी का जो नियम है उसको मैं अच्छे से बता दूंगा। उस पर एक आप लोगों को मैं स्पेशल PDF दे दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लेंस का कौन सा है, अवतल है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो यहाँ कर देंगे ऋणात्मक और इसे काट लेंगे। तो काट करके स्टूडेंट्स आप जान रहे हैं हाफ है यानी 0.5 डायऑप्टर, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न था। अब इसके बाद मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव का सेशन होगा। आप ज़रूर जुड़िएगा उस सेशन से, बहुत जल्दी हमारा वो सेशन आएगा जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव ही होगा और अच्छे से प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को मैं सिंप्लीफाई करूंगा ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और एग्ज़ाम में आप अच्छे से प्रश्न को हल करके आएँ। साथ ही आपकी तैयारी इस तरह हो जाए कि आप किसी कंपटीशन में भी बैठें तो आपको प्रश्न लगे कि ना, ये तो मैंने बहुत पहले ही पढ़ के छोड़ दिया हूँ, इसको पढ़ने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो इस सेशन में इतने ही। आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दूसरों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो। साथ ही इसे सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और लाइक भी कर दें ताकि हमें इस सब चीज़ देख करके मोटिवेट मिले और मैं इससे अगला वीडियो जो लाऊं इससे भी ऊर्जा भरा वीडियो लाऊं और आपकी तैयारी में 1% कोई कसर ना रहे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।